नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम बेहतरीन हैं, एकदम मस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास को फिर कर रहे हैं शुरू। तो सभी को राधे राधे, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, नमस्कारम। आप लोग कैसे हैं? अपना हालचाल भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि सभी बच्चे बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, एकदम जिंदाबाद हैं। तो भाई हमने कल की क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन से संबंधित हम लोगों ने पढ़े थे कार्बन के अपर रूप। जैसे मैंने आपको हीरा पढ़ाया था, आपको मैंने ग्रेफाइट पढ़ाया था, आपको मैंने फुलरीन के बारे में बताया और आप लोगों ने कोयला के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आपको पेपर में आता है क्वेश्चन, चारकोल के बारे में। तो भाई चारकोल, चारकोल जो होता है इसको भी आप लोगों को याद करना है। तो चारकोल के बारे में एक दो प्रॉपर्टी हैं जो आपकी आती हैं पेपर के अंदर। तो चारकोल जो होता है मैम, इसको कैसे बनाते हैं तो बताओगे? लकड़ी, लकड़ी के भंजक आसवन से इसको बनाते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, ठीक है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? इसको कैसे बनाया जाता है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है, ठीक। अब आप लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करोगे ना, लकड़ी को बिना वायु के जब गर्म करोगे, या कई बार ऐसे भी होता है वायु की उपस्थिति में गर्म करके भी बनाया जा सकता है। तो आप याद रखना लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है जो चारकोल होता है, ठीक है। चारकोल जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है जो चारकोल होता है। कितने टाइप्स का होता है भाई? दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं इसके दो प्रकार? तो एक होता है जंतु चारकोल, एक होता है जंतु चारकोल, ठीक है, जंतु चारकोल, जिसको एनिमल चारकोल के नाम से जाना जाता है, एनिमल चारकोल। तो एक है जंतु चारकोल जिसको कहते हैं एनिमल चारकोल, और एक होता है पादप चारकोल, ठीक है, एक होता है पादप चारकोल जिसको कहते हैं प्लांट चारकोल, ठीक है, प्लांट चारकोल। तो पादप चारकोल और जंतु चारकोल। अच्छा, पादप चारकोल तो वही हुआ लकड़ी के भंजक आसवन से जो बनाया गया है ना। जंतु चारकोल कैसे बनता है? तो ये बनता है जंतुओं की हड्डियों से। तो जंतुओं की जो हड्डियां होती हैं, जंतुओं की हड्डियों का भंजक आसवन करके, तो जंतुओं की हड्डियों से ये बनाया जाता है। आप बताएंगे? जंतुओं की हड्डियों से बनाया जाता है, जंतुओं की हड्डियों द्वारा, ठीक है। तो जंतुओं की हड्डियों से बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है बोन्स, ठीक है, बोन्स ऑफ एनिमल। तो एनिमल्स की जो बोन होती है ना, उनका भंजक आसवन करके इसको बनाते हैं जंतु चारकोल को। और जो जंतु चारकोल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ये एक प्रश्न और आता है आपको। तो अब जैसे आपने देखा है ना गांव वगैरह में जब जंतु मर जाते हैं, जैसे किसी की गाय मर गई, किसी की भैंस मर गई, तो उसको ना कसाई लोग जो होते हैं वो उठाकर ले जाते हैं। अब उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको निकाला जाता है, उन हड्डियों को भंजक आसवन किया जाता है और उनसे तैयार किया जाता है जंतु चारकोल। तो जंतुओं की हड्डियों को जलाकर जो चारकोल बनाया जाए वो होता है जंतु चारकोल। अब इस जंतु चारकोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तुम लोगों ने कई बार सुना है कि जो हम चीनी खाते हैं घरों में, तुमने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि जो हम घरों में चीनी खाते हैं उसमें ना हड्डियां डलती हैं, चीनी के अंदर हड्डियां डलती हैं, तुमने कभी ऐसा सुना होगा। तो बस यही इसीलिए बोलते हैं कि चीनी में हड्डियां डलती हैं, ठीक है। हाँ, जब एनिमल्स की कोई भी डेथ हो जाती है, गाय भैंस पशु मर जाते हैं, उनको कसाई ले जाते हैं और कसाई उनका क्या करते हैं, उनकी खाल से चमड़ा बना लेते हैं और हड्डियों से चारकोल बनाया जाता है, जंतु चारकोल कहते हैं जिसे। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है शुगर को मतलब क्या करने के लिए, रंजक करने के लिए। जो शुगर होती है ना, चीनी, शर्करा, शर्करा रंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कई बार उपयोग पूछा जाता है। इसका जो यूज करते हैं ना हम लोग, वो करते हैं शर्करा रंजन में, शर्करा रंजक,
शर्करा रंजक में इसका इस्तेमाल करते हैं। चीनी को कलराइज्ड करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चीनी को कलर्ड करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताओगे कलराइज्ड शुगर, शुगर को कलर देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शर्करा रंजक में इसका इस्तेमाल किया जाता है जंतु चारकोल का। ठीक है बेटा, चलो। हाँ, तो ऐसा कर ये यूज होता है इसका, जो आपको पेपर में पूछा जाता है। और मैम पादप चारकोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो पादप चारकोल जो होता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पादप चारकोल का इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं ईंधन के रूप में। जैसे कोयला इस्तेमाल होता है ना, वैसे इसका इस्तेमाल भी करते हैं हम फ्यूल के रूप में। कोयले से धुआं निकलता है, कोयले से जब कोयले को चलाते हैं तो धुआं निकलता है, लेकिन चारकोल से धुआं नहीं निकलता। तो धुआं रहित ईंधन होता है ये चारकोल जो होता है, ये धुआं रहित ईंधन है, इससे धुआं नहीं निकलता बेटा। तो ये धुआं रहित होता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। तो ये धुआं रहित होता है, धुआं रहित ईंधन, इससे धुआं नहीं निकलता, तो इसीलिए कोयले के स्थान पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे अनस्मोक्ड फ्यूल इसको कहते हैं। ये धुआं नहीं डालता, ठीक है, स्मोक नहीं निकलता, इससे धुआं नहीं निकलता है। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, बहुत बढ़िया रोबी जी, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे बात करते हैं। ठीक है, शुगर नहीं खानी चाहिए। शुगर से अच्छा गुड़ खा लें तो बढ़िया है। ठीक है, बट खानी पड़ती है बेटा, क्या करें। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, तो इतना आपको पढ़ना था कार्बन से। अब कुछ ऐसे गैसेस हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं, अब मैं उनके बारे में भी आपको बता देना चाहती हूँ। कुछ प्रमुख गैसीय ईंधन, यानी कि अब हम कुछ थोड़ा सा ईंधन के बारे में भी बात करने वाले हैं, कि कुछ ऐसे ईंधन जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैसीय ईंधन की, यानी कि ऐसे ईंधन जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आती है कोल गैस। पेपर में आपको पूछ सकता है कि कोल गैस कैसा ईंधन है, आप बताना। गैसीय ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस। ठीक है, कैसे बनता है? तो भाई इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें मीथेन होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये इसके मेन घटक होते हैं कोल गैस के। तो कोल गैस में आपको मीथेन मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। ये मेन कंपोनेंट होते हैं कोल गैस के। तो ये भी कार्बन से उत्पन्न एक ईंधन होता है कोल गैस जो होता है, क्योंकि इसमें भी आपको कार्बन जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकता है। अच्छा मैम, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? यह गैस कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। कोयले को जब आप भंजक आसवन करोगे, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को जब जलाओगे, तो तब ये गैस निकलती है, कोल गैस। भाई कोयले को जलाने पर निकल रही है, इसीलिए इसको कोल गैस बोल देते हैं। ठीक है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है प्यारे बच्चे, एक्सप्लोजिव की तरह काम करती है। जब इसको आप वायु में जलाओगे तो विस्फोटक की तरह काम करेगी, एक्सप्लोजिव की तरह काम करेगी। ठीक है, एक्सप्लोजिव, तो ये विस्फोटक की तरह काम करेगी, एक्सप्लोजिव की तरह काम करेगी। रंगहीन व एक विशेष गंध वाली गैस है और दहनशील गैस है, यानी कोई कलर नहीं होता लेकिन स्मेल आती है इसमें से। ठीक है, तो गंध वाली गैस है और दहनशील यानी कंबक्शेबल होती है, कंबक्शन करती है, यानी कि जलती है प्यारे बच्चे। दहनशील गैस है, कंबक्शन होता है इसका, जलती है ये। इतनी चीजें आपको इससे याद करनी है। ठीक है, कोल गैस से आपको पूछेगा, कोल गैस से। क्लियर? चलो, इंग्लिश में मैं आपको साथ के साथ लिख रही हूँ चीजें, यहाँ पर इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। कोल गैस लिखा हुआ है इंग्लिश में, और ये होते हैं गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल है बेटा, गैसियस फ्यूल बोलते हैं इनको, गैसियस फ्यूल, गैसीय ईंधन। तो मैंने लिख दिया है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा बनती है। अभी आपने पढ़ा था ना भंजक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल। तो कोयले का जब भंजक आशवन करेंगे तो तब बनती है ये गैस जो बनती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर एक्सप्लोजिव की तरह काम करती है, वर्क एज एक्सप्लोजिव। रंगीन है, कलरलेस होती है प्यारे बच्चे, कलरलेस गैस है, कलरलेस होती है और स्पेसिफिक स्मेल होती है इसकी, स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, एक विशेष गंध होती है इसकी। ठीक है, और कंबक्शेबल है, कंबक्शन होता है इसका, जलती है प्यारे बच्चा। क्लियर? मैम प्लीज रिप्लाई दीजिए, मैं सबके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलो बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आइए अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस। बेटा इसका ना फॉर्मूला भी बहुत आता है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, बेसिकली इन दोनों गैसों का मिश्रण मानी जाती है। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड गैस का मिश्रण होती है जो प्रोड्यूसर गैस होती है। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि प्रोड्यूसर गैस कौन कौन से दो पदार्थों का मिश्रण है, तो आप बताएंगे कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, इसका क्लोरीमान ये अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका जो क्लोरिफिकेशन वैल्यू है ना, अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम होता है। तो लेस क्लोरिफिकेशन वैल्यू, लेस क्लोरिफिकेशन वैल्यू होती है इसकी, यानी इसका ऊष्मीय मान जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ज़्यादा ये एनर्जी नहीं निकालती, कम है क्लोरिफिकेशन वैल्यू इसकी। ठीक है, ईंधन, कांच व धातु के निष्कासन में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कांच और धातु के निष्कासन में। एक्सक्रीशन करते हैं प्यारे बच्चे, किसका? ग्लास का और मेटल का, यानी धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बता सकते हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल। तो जो मेटल होते हैं उनको एक्सट्रैक्टिंग मेटल, यानी मेटल को निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है गैस का, धातुओं को अलग करने में ये काम आती है। सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप देता है, सस्ता है, ज़्यादा महंगी नहीं है, चीपेस्ट है बेटा, चीपेस्ट फ्यूल की कैटेगरी में आती है। चीपेस्ट फ्यूल है प्यारे साथी, चीपेस्ट फ्यूल होता है, सस्ता ईंधन होता है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको प्रोड्यूसर गैस के बारे में याद रखनी है। तो ये दो गैसेस हैं जो आपको पेपर में आ जाती हैं, ये दो गैसें हैं जो पेपर में आ जाती हैं। ठीक, चलो बेटा ये आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, तो आप जरूरी नहीं है लिखें सारी चीज़ें। आ जाओ एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने बात करी दो गैसों की जो कार्बन से बनती हैं, एक थी प्यारे बच्चे कोल गैस। कोल गैस कब बनेगी? जब आप कोयले का भंजक आसवन करोगे, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में जब जलाओगे तो बनेगी प्रोड्यूसर गैस, ये कोल गैस। कोयले से बन रही है तो इसीलिए कोल गैस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ज्वलनशील गैस है, जलती है, अगर आपने इसको वायु में रखा तो ये आग लगाएगी, जलेगी। ठीक है, कंबेक्शन करेगी बेटा, जलेगी और वायु के साथ मिलेगी और विस्फोटक पदार्थ भी बनाएगी। तो वायु के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ भी बनाने का ये काम करती है। ये मैंने आपको बताया अभी तक। तो इतनी चीज थी जो आप लोगों ने पढ़ी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ी बेटा, क्लियर? आ जाओ, आओ आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमने बात करी प्रोड्यूसर गैस की, इसमें क्या पढ़ना है? दो मुख्य गैसों का मिश्रण है, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर बनाती हैं प्रोड्यूसर गैस को। इसका कैलोरी मान अन्य ईंधनों की तुलना में कम है, यानी जलने पर कम एनर्जी निकालती है, ये कम एनर्जी निकालती है बेटा। ठीक है, कांच ईंधन बनाने में इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन के रूप में तो जानते ही हो, फ्यूल के रूप में, और भोजन पकाने में और गाड़ियों के अंदर जो विद्युत ईंधन होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांच और धातु निष्कासन में इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये सस्ता ईंधन है और जलने पर उच्च ताप देती है, यानी अच्छा खासा कम पैसों में हमें कोई चीज़ जलानी है तो किसी चीज़ को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है
तो ये चीपेस्ट ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, सस्ता है। ये मैंने आपको बताया। तो कार्बन और उसके कंपाउंड में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे आप लोगों का जो टॉपिक है अब हम उसको शुरू करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मिश्र धातु। अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु, जिसको कहते हैं अलॉय, जिसको कहा जाता है अलॉयज यानी मिश्र धातु। तो बात समझ में आ गई होगी। कार्बन से इतना कुछ आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे अलॉयज के बारे में, यानी मिश्र धातुओं के बारे में। तो बच्चा, जो मिश्र धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं बेटा? देखो, मिश्र का मतलब मिला हुआ और धातु मतलब धातुएं। जब धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो धातुएं जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उसी को कहते हैं मिश्र धातुएं। तो जहां पर दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, यानी एक प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या होते हैं? जब दो या अधिक धातु मिलकर, भाई अकेली एक धातु है तो वो क्या मिश्र धातु बनाएगी? वो तो है ही एक अकेली धातु। लेकिन जब कोई दो धातु आपस में मिल जाए या दो से ज्यादा धातुएं आपस में मिल जाए तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वही होते हैं मिश्र धातु। तो जब दो या अधिक धातु, ठीक है, आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करती हैं, ठीक है, निर्माण करती हैं, तो मिश्र धातुएं कहलाती हैं। तो मिश्र धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं प्यारे बच्चे? अब आपको समझ में आ गया। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलेंगी और किसी भी एक उत्पाद का निर्माण करेंगी तो वो उत्पाद मिश्र धातु के नाम से जाना जाएगा। तो बताएंगे when two or more metals mix together and formed a product ठीक है, प्रोडक्ट is known as alloy, ठीक है। तो मिश्र धातुओं को हम लोग अलॉयज के नाम से जानते हैं। देखो, तुम्हें नाम से पता चल रहा है, मिश्र धातु को मिश्र कर दिया, मिश्रित कर दिया और बन गए प्यारे बच्चों अलॉय। जैसे आपको पूछे कि जो तांबा होता है ये होता है पीतल, जैसे कि पीतल होता है बेटा, गाना तुमने सुना होगा, ये दुनिया पीतल की, बेबी डॉल में सोने की। तो भैया पीतल तुमने सुना है? पीतल कोई शुद्ध रूप नहीं है, पीतल को बनाया गया है। पीतल कृत्रिम रूप है बेटा, पीतल ऐसे का ऐसा ही नहीं मिला प्रकृति में, पीतल को हमने बनाया है। अब तुम कहोगे मैम पीतल को हमने कैसे बनाया है? तो हमने जब पीतल बनाया तो हमने कॉपर लिया और हमने लिया जिंक। तो कॉपर और जिंक को हमने मिला दिया, कॉपर मिला दिया और जिंक मिला दिया तो बन गया पीतल। तो पीतल कोई प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, पीतल कोई शुद्ध रूप नहीं है, शुद्ध रूप है कॉपर और जिंक। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो बन गया प्यारे बच्चों पीतल। तो पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है प्यारे बच्चे, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पीतल एक मिश्र धातु है। निष्कर्षण को समझा दो मैम। निष्कर्षण बोले तो धातुओं का निष्कर्षण करना। जैसे कि अब आप लोगों को कई बार क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की क्रस्ट पर बहुत सारी धातुएं मिलती हैं, उन धातुओं का निष्कासन करने में हम यूज करते हैं प्रोड्यूसर गैस का। भाई बहुत सी धातुएं ऐसे हैं जिनको पिघलाकर हमें निकालना पड़ता है, तो वैसे ही प्रोड्यूसर गैस ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, तो धातुओं के निष्कासन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, निष्कासन करने में हेल्प करती है।
तो ये आपको समझ में आई मिश्र धातुएं। सिंपल सी बात, मिश्रण का मतलब होता है, आपको पता है, जब बहुत सारी चीजों को मिला दो, और धातु का मतलब धातुएं। तो जब एक से अधिक धातुएं आपस में मिलेंगी, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलेंगी, तो निर्माण होगा मिश्र धातु का। जैसे कि पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है जिसको हम लोग कॉपर और जिंक मिलाने से बनाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। फ्रेश नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत आ रही है आपका? मुझे लग रहा है डेटा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा बेटा, इसलिए आप फ्रेश नहीं देख पा रहे हो। तो चलिए ऐसी ही कुछ मिश्र धातुओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ऐसी ही कुछ मिश्र धातुएं। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि आज मुझे स्टूडियो जाना है, किसी काम से मीटिंग है आज कुछ इम्पोर्टेंट। तो 45 मिनट की लगभग मैं क्लास लूँगी। तो चलिए आइए कोशिश करते हैं इनको करने की। भाई इधर मैंने लिखा हुआ है मिश्र धातुएं यानी अलॉय, इधर मैंने लिखा हुआ है अलॉयज, और इधर लिखा हुआ है अवयव या घटक यानी कॉम्पोनेंट। इधर हमने लिखा हुआ है कॉम्पोनेंट, कि किस मिश्र धातु को बनाने में कौन सा कॉम्पोनेंट है जो यूज होगा। और इधर हमने लिखे हुए हैं यूजेस, इधर हमने लिखे हुए हैं यूजेस यानी कि उपयोग। तो चलिए आइए समझिए, एकदम सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम इंग्लिश में बताओ या मैडम ऐसे बताओ कि हमें समझ नहीं आया। एकदम सिंपल चीज़ें हैं, जो याद करनी है वो बताऊंगी। अभी मैंने पीतल का एग्जाम्पल दिया था, पीतल जिसको हम ब्रास कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब पीतल जब बनाना होगा तो मैंने कहा हमें कॉपर लेना है, जिंक लेना है। तो मैम कितना कॉपर ले लें, कितना जिंक ले लें? तो आप लोग जो लेंगे वो 70 और 30 के रेशियो में ले लेंगे। तो 70% कॉपर ले लो, यानी ज़्यादा मात्रा में कॉपर ले लो, और 30% उसमें जिंक मिला दो। तो जब भी आप लोग कॉपर और जिंक को 70 और 30 के रेशियो में मिलाओगे तो बन जाएगा पीतल। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, पिछले पेपरों को उठाकर देख लेना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिला होगा कि पीतल का निर्माण कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से होता है। तो कौन कौन सी दो धातुएं जो पीतल बनाती हैं? तो कॉपर और जिंक आप बताएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला है प्यारे बच्चों कांसा, जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज। अब ओलंपिक चल रहे थे, अब पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो ओलंपिक में दिया जाता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो तीसरे नंबर पर जो मेडल देते हैं वो होता है कांस्य का पदक। कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। तो वो कांस्य के जो पदक है वो कौन कौन से धातुओं से मिलकर बने होते हैं? तो वो बने होते हैं कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से प्यारे बच्चे, एसन का मतलब होता है टिन, ये टिन है, टिन। तो कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज मेडल जो होते हैं, ये बने हुए होते हैं कॉपर और टिन से। आपको ये भी पेपर में पूछ लेगा। ठीक है, आपको ये भी पेपर में पूछ लेगा। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है शुभांगी का कि मैम कितने प्रतिशत कॉपर और जिंक? बेटा लिखा हुआ है 70% कॉपर और जिंक होगा 30%। ठीक है, प्रतिशत भी साथ में ही लिखा हुआ है। क्लियर? चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को पूछेगा कि कांस्य पदक जो दिए जाते हैं उनमें कौन सी दो धातुएं हैं जो मिलकर बनाती हैं ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक को? तो बताना कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर कितना 88% और टिन कितना 12%। प्यारे बच्चे परसेंटेज नहीं आएगी पेपर में, परसेंटेज तो रेयरली पूछता है। आपको मेटल ज़्यादा याद करनी है कि कौन सा पदार्थ कौन से मेटल से बन रहा है, कौन सी मिश्र धातु कौन से दो धातुओं के कॉम्बिनेशन से बन रही है। ठीक है, चलो रजनी बोल रही है आपसे डायरेक्ट मिलने पर ही डाउट क्लियर होगा क्या? ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल बच्चे इस बात को बिल्कुल आप पॉसिबल समझ सकते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेटा किसमें परसेंटेज कार्बन की ये बताओ, किसमें परसेंटेज कार्बन की मैम ने अलग बताई और मैंने अलग बताई है? ये परसेंटेज आपको 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे बुक टू बुक मिल सकती हैं, इसलिए मैंने कहा कि परसेंटेज पर ध्यान नहीं देना। परसेंटेज पेपर में नहीं आती, आपको ज़्यादातर जो आता है वो ये आता है कि कौन कौन सी धातुएं मिलकर बना रही है मिश्र धातु। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। जर्मन सिल्वर, इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होगा? तो कॉपर, जिंक और निकिल, ये तीन धातुएं जब आपस में मिलेंगी, कॉपर, जिंक और निकिल। देखो इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है,
इसमें भी कॉपर है। तो कहीं ना कहीं कॉपर जो है एक मुख्य धातु है जो मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। तो कॉपर कहीं ना कहीं एक ऐसी धातु है जो सभी प्रकार की मिश्र धातुओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो कभी भी पूछे जर्मन सिल्वर कैसे, आपको जर्मन सिल्वर जो होता है ये किस किस गैसों का, कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है, तो कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण है। अच्छा मैम, पीतल जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अब इसका इस्तेमाल भी बताने की जरूरत है क्या? पीतल के बर्तन बनते हैं, है ना, पीतल के क्या बनते हैं, बर्तन। और क्या बनता है बेटा, बर्तन ही बनाने में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। और भी तुम चीज बना सकते हो, मूर्तियां भी होती हैं पीतल की। तो मूर्ति तो भाई पीतल की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, कांसे की भी हो सकती है, मिट्टी के भी हो सकती है। तो ये सारी चीज तो आप खुद भी करके आ जाओगे पेपर में जब पूछेगा। तो पीतल का यूज क्या होता है यूटेंसिल्स बनाने में, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में। और ब्रॉन्ज जो होता है इसके सिक्के चलते थे पुराने जमाने में, कॉइन, ठीक है, घंटी भी लगी होती है मंदिरों में, और बर्तन बनाने में, और प्यारे बच्चे पदक बनाने में, पदक यानी मेडल। तो मेडल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका, जो आप लोगों को मेडल्स दिए जाते हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। टिन का फुल फॉर्म भी लिखिए मैम। बेटा एसएन जो होता है इसको बोलते हैं टिन, ये टिन है, टिन, ठीक है। तो टिन का सिंबल होता है एसएन बेटा, ठीक है। चलो आओ आगे बात करी, कॉपर, जिंक और निकिल से बनता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल भी हम बर्तन बनाने में करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड बेटा, रोल्ड गोल्ड कैसे बनता है, रोल्ड गोल्ड इसको कहते हैं जो हम लोग झूठा सोना, झूठा सोना देखा है तुमने? कभी कभी हम औरतें ऐसे गहने पहन लेती हैं कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। दिखने में सोने के जैसे दिखेंगे लेकिन भैया सोने नहीं, सोने के होते नहीं है वो। तो अगर ऐसे आते हैं 1000-2000 के, अगर खो भी गए तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता जितना सोने के खोने पर हो जाए। तो सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो वाले जो आप आभूषण देखते हो, ज्वेलरी, चीप ज्वेलरी जो बनती है, ठीक है, चीप ज्वेलरी। तो चीप ज्वेलरीज जो बनती हैं वो आती हैं आप लोगों की रोल्ड गोल्ड की। तो ये बनता है कॉपर और एल्युमिनियम के मिश्रण से। कॉपर और एल्युमिनियम जब मिल जाए तो बन जाएगा रोल्ड गोल्ड। पेपर में आ जाए कि रोल्ड गोल्ड को बनाने वाली कौन सी दो धातुएं हैं, तो रोल्ड गोल्ड बनता है कॉपर और एल्युमिनियम के द्वारा, ठीक है। ठीक है भाई। मैम सीयू तो जानता, जिंक क्या है बेटा, समझ नहीं आया। जिंक, जिंक क्या है? जिंक भी एक धातु है बेटा, Zn होता है जिंक, ये जिंक होता है, जिंक एक धातु है, ठीक है। जिंक भी क्या है, एक धातु। ये निकिल है, निकिल भी क्या है बच्चा, एक धातु, ठीक है। तो जब कॉपर, जिंक और निकिल को आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा जर्मन सिल्वर, ठीक। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला है गन मेटल। भाई गन देखिए, बंदूक, गन मेटल, बंदूक कितने बच्चों ने देखी है? क्या तो बंदूक में गोलियां डलती हैं ना, वो भी एक मिश्र धातु की ही बनी होती हैं, जो गोलियां होती हैं। तो गन मेटल जो बंदूक के तार को, जो कारतूस होते हैं ना, कारतूस, गोला बारूद, तुमने नाम सुना होगा। तो तोप वगैरह में गोले गोले डालकर जो मारते हैं वो सब इसी के बने होते हैं। तो गन मेटल क्या बनाता है? गन मेटल किससे बना होता है? कॉपर से, जिंक से, टिन से। तो अब आप जान चुके हो, Cu होता है कॉपर, Zn होता है जिंक, और Sn होता है टिन। तो इन तीनों के मिश्रण से बनता है गन मेटल। और गन मेटल का इस्तेमाल तोप बनाने में करते हैं, गेयर, गाड़ी के गेयर वगैरह, बैरिंग्स बनाने में, ठीक है। और प्यारे बच्चे बुलेट बनाने में, बुलेट, बुलेट राजा, तुमने मूवी तो देखी है बुलेट राजा, बंदूक बनाने में, ठीक है। हाँ, तो इसका इस्तेमाल हम जो गोलियां होती हैं बंदूक की उनको बनाने में, है ना, और बंदूक वगैरह, तोप वगैरह, इन सबको बनाने में करते हैं गन मेटल का इस्तेमाल। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल, तो डेल्टा मेटल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और लोहा, Fe होता है आयरन बच्चा, लोहा। तो कॉपर हुआ, जिंक हुआ और लोहा हुआ,
इन सब का इस्तेमाल करते हैं डेल्टा मेटल बनाने में। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं डेल्टा मेटल बनाने में। ठीक है, कलेक्शन के बाद खुशहाल, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है, मुझसे मिलना है तो कैसे मिलना है, आ जाओ भाई, RWS स्टूडियो मिल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक बेटा, गोल्ड में कितनी परसेंट होते हैं, बेटा गोल्ड में परसेंट नहीं होते। गोल्ड जो हम लोग बनाते हैं, वो गोल्ड जो होता है वो कैरेट होता है बेटा, कि 24 कैरेट का गोल्ड आता है, 18 कैरेट का गोल्ड आता है, 20 कैरेट का गोल्ड आता है। 24 कैरेट के गोल्ड के कभी भी हम आभूषण नहीं बनाते, उसके बिस्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं सोने के। उस ज्वेलरी बनती है 18% गोल्ड की, और आप बताओगे 20% गोल्ड की। ठीक है, 18 से 20% जो होता है वो होता है गोल्ड, जो ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है दिखाना कैसा होता है जिंक। बेटा नेट पे डाल के देख लेना जिंक, आपको फोटो आ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। मुंज मेटल अगला है भाई, मुंज मेटल, मुंज मेटल नेक्स्ट है मुंज मेटल। ये कॉपर और जिंक से बनता है। देखो अभी तक तुमने कितने ऐसे मेटल पढ़े जिनमें कॉपर आ ही रहा था, तो कॉपर तो मेरे ख्याल से सभी में अभी तक तुमने पढ़ा। तो कॉपर होता है मुख्य मिश्र धातुओं का घटक, कॉपर सभी में आ रहा है। और कॉपर और जिंक तो आपने अभी अभी एक और में पढ़ा था, जब आप वो बना रहे थे पित्तल, उसमें भी था कॉपर और जिंक। और यहाँ पे मुंज मेटल में भी है कॉपर और जिंक, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है दोनों में। वहां पर 70 और 30 का परसेंट था, यहाँ पर 60 और 40 का परसेंट है। देखो भाई पित्तल को, ये रहा पित्तल, पित्तल जो है ये भी कॉपर और जिंक से बन रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज 70 और 30 है। 70% कॉपर है, 30% जिंक है। लेकिन अगर आप मुंज मेटल की बात करोगे तो मुंज मेटल में आपको दिख रहा है कि परसेंटेज कॉपर 60% है और जिंक 40% है। तो परसेंटेज चेंज करते ही मेटल का भी जो कॉम्पोजिशन है वो बदल गया, तो मेटल मुंज मेटल बन गया अगर 60 और 40 का प्रतिशत पूछे पेपर में। ठीक है, चलो इसका इस्तेमाल भी हम सिक्का बनाने में करते हैं। ठीक है, सिक्का कॉइन बनाने में। अच्छा, ये जो डेल्टा मेटल है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाज के पंख बनाने में। जो आप लोगों के जहाज होते हैं, जहाज के पंख बनाने में, जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो एरोप्लेन्स बनाने में, एरोप्लेन्स पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जहाज के पंख या जहाज के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको बनाने में करते हैं। चलो अगला है डच मेटल। डच मेटल जो होता है बच्चा, डच मेटल जो है ये कैसे बनता है, तो डच मेटल का जो इस्तेमाल होता है वो कॉपर और जिंक दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। ये भी यहाँ पर भी परसेंटेज देखो चेंज हो गई है। अभी तक 3 चीजें पढ़ी हैं तुमने कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से, पीतल, डच मेटल और मुंज मेटल, ये तीनों याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो इसका भी इस्तेमाल सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं, चीपेस्ट ज्वेलरी बनाने में डच मेटल का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, अगला है मोनल मेटल। मोनल मेटल अगला है मोनल मेटल। तो मोनल मेटल जो होता है इसको बनाने के लिए कॉपर और निकिल की जरूरत होती है, इसको बनाने के लिए कॉपर और निकिल की जरूरत होती है, और इसको छार रखने वाले बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा मोनल मेटल से ही आप लोग इस्तेमाल करते हो, जो भी आप लोगों के ऐसे बर्तन है प्रयोगशाला में जिसमें आप छार को रखते हो। भाई प्रयोगशाला में बहुत सारे छार रखे हुए होते हैं, है ना, छार आपने पढ़े थे जिसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, वो छार होते हैं। तो छार को रखने वाले जो बर्तन आते हैं वो मोनल मेटल के बने होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बेस होते हैं, ठीक है, बेस कीपिंग फ्लास्क। ठीक है, तो बेस कीपिंग फ्लास्क, छार को रखने वाले फ्लास्क या बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं मोनल मेटल का। तो पेपर में आ जाएगा कि वो कौन सी मिश्र धातु है जिसका इस्तेमाल छार रखने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। तो छार रखने वाले बर्तनों को बनाने में मोनल मेटल का इस्तेमाल करते हैं, मोनल मेटल। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं।
ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे करके चीजें आपको पहुंचाई जाए, पूछी जाएंगी। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं बेटा। 916 कैरेट का कोई गोल्ड नहीं होता, ये डायमंड का कैरेट आप बता रहे हो बेटा। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगला है टांका। टांका धातु भी बोलते हैं इसको, टांका धातु। ठीक है, टांका धातु इसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, जो टांका धातु होता है ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो टिन और लेड, ये होता है लेड बेटा, लेड जिसको हम सीसा भी बोलते हैं। तो टिन और सीसा जो होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है टांका धातु। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टांका लगाने में। मान लीजिए कोई लोहे की ग्रिल है, वो टूट गई, उसको टांका लगाकर जोड़ देंगे। ठीक है, कोई आप लोगों का घर में बर्तन है वो फूट गया, उसमें टांका लगाकर उसको जोड़ देंगे। तो ये होता है टांका धातु। ठीक है, इसको जॉइंट मेटल भी बोलते हैं, जो चीज़ों को जॉइंट करने में काम आता है। जॉइंट मेटल के नाम से भी ये जाना जाता है, टांका धातु या जॉइंट मेटल। तो जॉइंट करने में चीज़ों को इसका इस्तेमाल करते हैं, जॉइंट थिंग्स। ठीक है, चीज़ों को क्या करने में? जॉइंट करने में प्यारे बच्चे। आओ रोज मेटल, आगे है रोज मेटल। रोज मेटल जो होता है ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो प्यारे बच्चे बिस्मिथ, ये है बिस्मिथ। बिस्मिथ हो गया, लेड हो गया यानी कि सीसा, और टिन हो गया। तो बिस्मिथ, लेड और टिन, इन तीनों को मिलाने पर बनता है रोज मेटल। ये स्वचालित फ्यूज बनाने में इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक फ्यूज। ऑटोमेटिक फ्यूज जो होते हैं, आपने फ्यूज वो देखे हैं? जैसे आपकी आजकल ऑटोमेटिक वोल्टेज आती हैं, एसी के अंदर ऑटोमेटिक वोल्टेज होती है, फ्रिज में ऑटोमेटिक वोल्टेज होती है। ऐसे उपकरण जिनमें अपने आप स्वचालित फ्यूज जो लगा हुआ होता है, वो बना हुआ होता है रोज मेटल का। तो बिस्मिथ, प्लम्बम और टिन। आपको मैंने बताया था कि जो प्लम्बम है ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है, इसीलिए ये बिजली को क्या कर देता है? आगे उपकरण में जाने से रोकता है, जिससे उपकरण फूकने से बच जाता है। तो ये याद रखोगे, रोज मेटल का बना होता है। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम जो होता है, मैंगलेनियम जो होता है बेटा, ये भी एक तरीके का क्या है? मिश्र धातु है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल हम हवाई जहाज का ढांचा बनाने में करते हैं। एरोप्लेन बॉडी, एरोप्लेन की जो बॉडी है, एरोप्लेन की अभी तक आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एरोप्लेन बनाने में अभी तक आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा था ये डेल्टा मेटल, एरोप्लेन के पंख बनाने में, एरोप्लेन के पार्ट बनाने में यूज हो रहा था डेल्टा मेटल। और अब पढ़ रहे हो यहाँ पे मैं आप लोग मैग्नेनियम। ठीक है, तो ये दोनों आपके हवाई जहाज के पार्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगला है ड्यूरेलिमीन। तो ड्यूरेलिमीन जो होता है, ड्यूरेलिमीन, तो ये जो ड्यूरेलिमीन होता है ये एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज करना बेटा, इसको इसको मैग्नीज करना। ठीक है, मैग्नीज, MN, इनको बनाने में ये काम आता है। एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीशियम हुआ है और मैग्नीज हुआ। और इसका इस्तेमाल भी हम बर्तन बनाने में करते हैं, रसोई के सामान बनाने में करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, बात समझ में आई? कोक और लैम्पचार सिर्फ इतना पूछता है आपको। कोक वही है प्यारे बच्चे, जो लैम्पचार वही है काजल, जो आप कई बार आपकी दादी नानी एक सरसों के तेल का दीपक जलाती थी और उसके ऊपर एक चम्मच रख देती थी, उस चम्मच पर काला काला धुआं जम जाता था, जिसको आंखों में डालते हैं बच्चों के, वही होता है। ठीक है, तो जो तेल होते हैं, तेल यानी कि सरसों का तेल वगैरह जो होता है, जब उनको जलाया जाता है उनसे उत्पन्न जो धुआं होता है वो होता है काजल, इसको आंखों में भी लगाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो बोर्ड पर लाइन आ रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, हो सकता है आपके यहाँ आ रही हो बेटा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है सोनू, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं।
ठीक है। डच मेटल एक बच्चा बोल रहा है मैम ये गलत है। प्यारे बच्चा क्या गलत है डच मेटल में, एक बार आप मुझे बता दें, फिर उसको देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया डच मेटल? हाँ, डच मेटल में क्या गलत है बेटा? कॉपर और जिंक का परसेंटेज 80 और 20 होता है। ठीक है, ये सही है बेटा। चलो बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बताया एंथ्रासाइट में मैंने आपको कहा था बेटा कि जो कोयले के जो मैंने आप लोगों को परसेंटेज लिखवाए हैं, वो परसेंटेज आप लोगों को कई बुक में 2-3 नंबर ऊपर नीचे जरूर दी हुई होगी। जैसे मैंने 50 लिखवाया है, 50 से 60 होता है पीठ में, तो कहीं आप लोगों को 45 से 55 भी दिया हुआ होगा। ऐसे करके डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप पेपर में ऑप्शन देखते हो तो जो वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है उसी के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज कर कर आनी है। उसी के अंदर की वैल्यू आपको मिलेंगी पेपर के अंदर। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें कितना परसेंटेज है। किसका प्यारे बच्चे? कार्बन का। क्योंकि एनसीईआरटी जब देती है तो कई बार हर एनसीईआरटी के प्रकार मतलब अलग अलग वर्जन में अलग अलग आपको ये परसेंटेज देखने को मिलती है। आप नेट पर देखें तो आपको इसी तरीके की वैल्यूज जो है वो दिखाई देंगी। ऑप्शन इन्हीं के बीच का मिलेगा आप लोगों को, आप इजीली पहचान जाओगे कि कौन सा सही होगा। आज इतना रहने देते हैं, अब करेंगे कल की क्लास में बाकी की चीज़ें। अब धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है बेटा, आज मुझे मीटिंग के लिए स्टूडियो भी निकलना है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सबका मैसेज देखती हूँ बेटा।